हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि क्रिस्टल ये जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से आपको सबसे पहला आणविक ठोस बता दिया गया है। आज देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक जो ठोस होता है वो आयनों के परस्पर मिलने के कारण बनता है और इसमें जो बंधन आकर्षण बल होता है जिसके कारण अणु बनते हैं वो या तो कूलामी बल होगा या तो स्थिर वैद्युत बल होगा, जिसके कारण से आयनिक ठोस का निर्माण होता है। इसमें एग्जाम्पल स्वरूप NaCl, इसका एग्जाम्पल है। इसमें सोडियम और क्लोरीन के अंतिम कोश में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो कि आयनिक बंध द्वारा प्लस और माइनस के द्वारा बंधे होते हैं। इसमें आपने HCl में देखा था, उसमें H पे प्लस आयन था, Cl पे माइनस आयन था। वहाँ पे जो बात थी, वहाँ पे एक में कमी थी तो वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे जो द्विध्रुव अन्योन क्रिया के कारण बंध बन रहे थे, जबकि यहाँ पे जो बंध हैं वो स्थिर वैद्युत बल के कारण ही ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से MgO की बात कर लेते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ये जो ठोस होते हैं ये कठोर होते हैं, परंतु तोड़ने पर टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे नमक NaCl आपने देखा है, इस पे अगर आप प्रहार करते हैं, दबाव डालते हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। साधारण अवस्था में ये ठोस पाए जाते हैं और विद्युत रोधी होते हैं, परंतु अगर इन्हें जल में घोल दिया जाए और विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। इसका मतलब ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और बहुत अधिक उच्च होता है। तो इस प्रकार से ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धातु के नाम से ही जैसा कि आपको अनुमान लग जाता होगा, ये जितने भी धातुएं हैं वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। जैसे देख लेते हैं, ये जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। इसमें अधिक से अधिक परमाणु एक साथ मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि उनके धनायन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से घेरे होते हैं, जैसे समुद्र के रूप में बने होते हैं। इसमें परिणाम स्वरूप देखते हैं इसका, जैसे Fe है तो इसका मतलब होता है लोहा, फेरस। तो लोहा एक धातु है, इसलिए इसके जितने भी परमाणु आपस में जुड़कर बनेंगे वो धात्विक ठोस ही कहलाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में एक समुद्र के भांति जुड़े होते हैं। मान लेते जैसे कि एक परमाणु के चारों ओर प्लस आयन का घेरा होना। इस प्रकार से फेरस, कोई भी धातु ले लेते हैं, कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, मैग्नीशियम ले लें, ये जो धातुएं होंगी ये धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। ये कठोर होती हैं और प्रहार करने पर ये इनके आकार और आयतन में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर ये गोल सा है, मान लेते हैं चपटा सा इतना है, इस पर अगर हम प्रहार करते हैं तो ये हो सकता है इतना चौड़ा हो जाए। इस प्रकार से जैसे चादरें बनाई जाती हैं लोहे के टुकड़ों से, सिल्वर के आभूषण बनाए जाते हैं, गोल्ड है ये जी, गोल्ड छोटे टुकड़े से बड़ा सा आभूषण बना दिया जाता है। इस प्रकार से ये आघात वर्धनीय भी होती हैं। साधारण अवस्था में ये ठोस ही होती हैं, अगर ये गलित अवस्था में चालक के रूप में भी होती हैं, वैसे भी चालक के रूप में ही आती हैं ये। और इनका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है। सहसंयोजक जो ठोस पदार्थ होते हैं, सहसंयोजक, इनमें जो अवयवी कण होते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, ये मुख्यतः परमाणु होते हैं और दोनों परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध ही कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल स्वरूप SiO2, सिलिका,
क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको। कार्बन है। अब इसमें कार्बन में दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है ग्रेफाइट और एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है हीरा डायमंड। दो होते हैं, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस। सहसंयोजक युक्त ठोस का जो गुण होता है इसमें से एक अपवाद के रूप में आ जाता है, जो कि ग्रेफाइट है। अब जैसे सहसंयोजक की बात करते हैं तो इसमें सहसंयोजन बंद होता है, तो ये तो दोनों में है। लेकिन अगर बात करें कठोरता की, तो कठोरता डायमंड की कठोरता अधिक है ग्रेफाइट की अपेक्षा, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये कठोर होता है। साथ में अगर विद्युत चालकता की बात करते हैं तो एक तो विद्युत रोधी है, एक विद्युत रोधी है, जबकि ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, ये एक अपवाद स्वरूप है। इसमें गलनांक जो है ये बहुत अधिक उच्च होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब होता है, आपको जैसा बताया गया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, वो बार बार उस आकृति का पुनरावृत्ति करके एक बृहत अणु का निर्माण करते हैं। तो वह सूक्ष्मतम क्रिस्टलीय जालक में ऐसी संरचना जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। और इनकी बार बार पुनरावृत्ति से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो संरचना बनती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक मान लेते हैं ये आपका एक क्रिस्टल जालक हो गया। तो क्रिस्टल जालक में इसके जो गुण होते हैं वो आप समझते रहें। सबसे पहले एक बात ये होती है, प्रत्येक बिंदु जहाँ पे ये मिल रहे हैं, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा? जालक बिंदु कहलाएगा। ये हो गया जालक बिंदु। जालक बिंदु जिस पे आयन, परमाणु या कण जुड़े होते हैं, परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं, उसको हम जालक बिंदु कहते हैं। और एक जालक बिंदु से दूसरे जालक बिंदु को सीधी रेखा से मिलाया जा सकता है। चाहे जहाँ पे भी देख लें आप, जिस भी जालक बिंदु को देखें, एक दूसरे से सीधी रेखा से इन्हें मिलाया जा सकता है। अगली बात यह है, प्रत्येक जालक बिंदु एक कण को निरूपित करता है, एक आयन को निरूपित करता है, जो कि इस जालक का एक अंग होगा। प्रत्येक जालक पे भाग कितना आएगा ये आपको आगे बताया जाएगा, पहले यहाँ समझ लेते हैं। एक परमाणु या आयन या परमाणुओं के समूह के रूप में ये जालक बिंदु पर हो सकते हैं। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से एक ज्यामितीय व्यक्ति होती है, एक ज्यामितीय संरचना बनती है, इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। एकक जालक की बात करते हैं तो एकक जालक, अब देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक की संरचना को अगर स्पष्ट करना है तो इसको जैसे हम और विस्तृत बना सकते हैं, इसके नीचे और सटाते जाएं और इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, तो ये एक बड़ी सी संरचना बनती चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे अब यहाँ तक है, इसको अगर हम और चाहें तो इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे, इसको ऐसे यहाँ पे मिलाएं, ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा, फिर इसको ऐसे ऐसे मैच कराएं, तो इस प्रकार से ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ भी बन जाएगा, इस पे फिर ढेर सारे, फिर इसको नीचे जस्ट ये ऐसे ही नीचे बनेगा। जैसे अगर हम देखना चाहें कि एक 4 कमरे बनाए, 4 कमरों के ऊपर 4 कमरे बना दें, तो इस प्रकार की संरचना बनती चली जाएगी। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय जालक कहलाएगा। और एक जालक यानी कि ये एकक जालक की बात होगी। प्रत्येक जालक में प्रत्येक बिंदु पर, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, उस पे ही कण पाए जाते हैं, मूल कण होते हैं। वो आयन के रूप में, परमाणु समूह के रूप में भी हो सकते हैं। इतनी बात। अब बात करते हैं एकक जालक की। केवल देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होती है एकक कोष्ठिका के बार बार पुनरावृत्ति से बना आपका क्रिस्टलीय जालक, जो कि संपूर्ण होगा। क्रिस्टलीय जालक के आपको अब लक्षण बताए गए। तो इसी प्रकार से एकक कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठा सेम यही पैटर्न जो है, इसी को एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगर ये सिंगल रूप में लिया जाए तो ये इस प्रकार से
ये है आपकी एकक कोष्ठिका। ये डाइस के रूप में बन गया घन। ये है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में आपको ये बताया गया है कि इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हुई। तो ये तीनों, यानी कि अगर हम मान लेते हैं ABC के रूप में मान लें, ये हो गया A, ये हो गया B और ऊंचाई हो गई C। तो ये 3 हो गए ABC। तो तीनों A बराबर हो सकते हैं B, बराबर हो सकते हैं C, अथवा A नहीं हो सकते बराबर B के, नहीं हो सकते बराबर C के, या हो सकते हैं A और B बराबर हो लेकिन C बराबर ना हो, या हो सकता है A और B बराबर ना हो लेकिन बराबर C हो। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये तीनों जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी एकक कोष्ठिका की, वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। परस्पर लंबवत भी हो सकते हैं और लंबवत नहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री का कोण ही एंगल बने। ये हो सकता है 90 से कम या ज़्यादा का भी बन सकता है कोई भी एंगल। तो इस प्रकार से ये इतनी बातें। अब यहाँ पे कोण की बात कर लेते हैं। किनारों के मध्य जो कोण होगा, किनारों का मतलब, अब यहाँ पे ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई के बीच में अल्फ़ा, इसको कहते हैं अल्फ़ा, इसके बाद होता है बीटा और ये हो गया गामा। 3 प्रकार के यहाँ पे कोण होंगे। तीनों कोण को प्रदर्शित करना हमेशा याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा कोण आ रहा है। सर इसको अब से बना देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया गामा। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों को भी इसी प्रकार से, जैसे ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी कोण भी समान अथवा असमान हो सकते हैं। इस प्रकार से एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर्स तैयार होते हैं। कौन कौन से? A, B और C, यानी कि इसकी लंबाई, सिराओं की लंबाइयाँ A, B और C, तथा इसके साथ साथ कोण अल्फ़ा, बीटा तथा गामा। ये 6 प्रकार के पैरामीटर्स होंगे। यानी कि इनमें 6 में कोई भी परिवर्तन हो सकता है या बदलाव हो सकता है जो एकक कोष्ठिका को एक अलग रूप देगा।